जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी फाउंडेशन रसायन विज्ञान की यूनिट 1 का पाठ अंतर्गत पढ़ेंगे हम यौगिक, और यौगिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। चलिए हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम कार्बनिक और अकार्बनिक और यौगिक को सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी पॉइंट को हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में जैसे ही हमारे ये विस्तार में सिलेबस खत्म होता है, मतलब कि विस्तार से हम पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके बाद इन्हीं पॉइंट को जिनको हम इससे वीडियो में पढ़ेंगे उन्हीं से संबंधित, जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक से संबंधित, वीडियो के अंत में हम 20 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में सभी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको इन सभी पॉइंट को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यौगिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम यौगिक की परिभाषा देखते हैं, यानी डेफिनेशन। तो जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्व यानी एलिमेंट निश्चित अनुपात में, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, यौगिक में निश्चित अनुपात में यानी कि फिक्स रेशियो में रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो जो नया पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। यानी अब इसे समझिए, जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग तत्व जब निश्चित अनुपात का मतलब हुआ कि कोई भी अनुपात निश्चित कर देना कि यह इतनी चीज मिलाएंगे और यह इतनी चीज मिलाएंगे तब जो यौगिक बनेगा, यानी कि निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधन से जब जुड़ते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। इसे एक उदाहरण के रूप में आप समझिए कि निश्चित अनुपात, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2H2 प्लस O2 को जब जोड़ा गया यानी कि रासायनिक बंधन बनाया गया तो यहाँ पर जल बन गया, यानी कि H2O जल बन गया। अब यहाँ पर आप समझिए कि निश्चित अनुपात का क्या खेल है। ऑक्सीजन कहती है कि ऑक्सीजन के यहाँ दो परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन कहती है कि अगर आपको पानी बनाना है तो आपको मुझसे 2 गुना हाइड्रोजन को मिलाना पड़ेगा, तभी हम मिलकर पानी बनाएंगे। अगर आप जैसे मान के चलिए, आपने ऑक्सीजन के यहाँ तो 2 परमाणु लिए हैं, अगर ऑक्सीजन के आप 4 परमाणु लेते हैं तो आपको फिर हाइड्रोजन को फिर दोगुना करना पड़ेगा, यानी कि जब आप ऑक्सीजन के 4 परमाणु लेंगे तो हाइड्रोजन के 8 परमाणु लेने पड़ेंगे, तभी आपका वह जल बनेगा। तो यही मतलब है कि एक निश्चित अनुपात होता है यौगिक का, यानी यौगिक के रूप में हमें जल प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ली है तो 4 हाइड्रोजन ली है, क्योंकि 2 यहाँ है हाइड्रोजन के, 2 यहाँ है, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है और हमें यौगिक के रूप में जल प्राप्त होता है। तो यही मतलब है निश्चित अनुपात का। और यह नया पदार्थ अपने तत्वों से अलग गुणधर्म रखता है, और जो नया यौगिक बनता है वह अपने जो पहले जो तत्व थे जिन्हें मिलाकर हमने यौगिक बनाया है उनसे उनके गुणधर्म अलग होते हैं। अब इसे भी आप उदाहरण के रूप में समझिए। जैसा कि हमने जल का उदाहरण तो निश्चित अनुपात के रूप में समझ लिया, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर हमें जल बनाना है तो 2 भाग हाइड्रोजन मिलाने पड़ेंगे और 1 भाग ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा, तब हम जल बना सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 ऑक्सीजन परमाणु लेते हैं तो आपको 2 हाइड्रोजन परमाणु लेने पड़ेंगे, तब वह जल बनेगा। यानी कि ऑक्सीजन से जस्ट 2 गुना आपको हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, लेकिन कभी भी एक एक ऑक्सीजन परमाणु आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु द्विक परमाणु है, 2 परमाणु साथ में रहते हैं। तो इसीलिए आपको जल बनाना है तो आपको अगर 2 ऑक्सीजन परमाणु लेंगे आप तो आपको 4 हाइड्रोजन परमाणु लेना पड़ेगा। यही निश्चित अनुपात होता है, तभी वह जल बनेगा। अब यहाँ पर यह नया पदार्थ
अपने तत्वों से अलग गुण-धर्म रखता है, तो यह कैसे रखता है? जैसे हमने 2 तत्व मिलाए, जैसे आप यहाँ उदाहरण नमक के रूप में देखिए, तो जो सोडियम है, सोडियम एक ऐसा पदार्थ है कि जिसे हम साधारण तौर पर खा नहीं सकते हैं अगर अकेला सोडियम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है और विस्फोटक होता है, तो इसे हम खा नहीं सकते हैं। और जो क्लोरीन गैस होती है या विषैली होती है, इसका भी हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब इनके यहाँ पर गुणधर्म है कि हम इसे साधारणतः उपयोग नहीं कर सकते अगर अलग-अलग हैं तो। लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन को हम मिला देते हैं तो साधारण नमक बन जाता है। तो यहाँ पर इसके गुणधर्म बिल्कुल बदल जाते हैं, फिर हम नमक को खा सकते हैं और जो हमें कोई भी नुकसान या हानिकारक नहीं होता है, उसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और भी उदाहरण हैं जैसे ग्लूकोज़ है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है, साइट्रिक अम्ल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है और यह नींबू में पाया जाता है। चलिए अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि यौगिक हमेशा निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में मिलते हैं तभी यौगिक बनता है। तत्व आपस में रासायनिक बंधन से जुड़े रहते हैं। जो तत्व होते हैं जब वह यौगिक बनाते हैं तो वह आपस में रासायनिक बंधन से जुड़ जाते हैं तभी यौगिक बनाते हैं। यौगिक के गुण उसके तत्वों से भिन्न होते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि पहले जब यौगिक बनने से पहले तत्व होते हैं, उनके गुण अलग होते हैं और जब यौगिक बन जाता है तो उनके गुण अलग हो जाते हैं। यौगिक को उसके तत्वों में केवल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। यानी कि अगर किन्हीं 2 तत्वों को मिलाकर या 3 तत्वों को मिलाकर हमने यौगिक बना दिया, तो अगर तोड़ना है तो केवल हम उन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही तोड़ सकते हैं, भौतिक अभिक्रियाओं के द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं। बाकी रही बात अभिक्रियाओं की तो सभी को हम जब सेपरेट इसका चैप्टर आएगा, रासायनिक अभिक्रियाएँ, भौतिक अभिक्रियाएँ, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन तो वहाँ पर हम इनको सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। अगर हम इसके उपयोग की बात करें, यौगिक के उपयोग की बात तो पानी एक यौगिक है जिसे हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं, खेती के लिए करते हैं, बिजली उत्पादन में करते हैं और पानी तो हमारे जीवन का आधार है, अगर जल नहीं रहेगा तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। तो पानी तो वैसे भी हमारे जीवन का आधार है। NaCl जैसे साधारण नमक, तो इसका प्रयोग भोजन में स्वाद के लिए होता है और संरक्षक में भी भोजन को संरक्षण में या संरक्षक के रूप में भी प्रयोग होता है। अगर ग्लूकोज़ की बात करें तो ग्लूकोज़ हमें शरीर को ऊर्जा देने के लिए प्रयोग होती है। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन ईंधन के रूप में गैस, पेट्रोल, डीज़ल के रूप में हमें हमें ईंधन प्रदान करता है। अगर औषधियों यानी कि अगर दवाइयों की बात करें तो जो यौगिक होते हैं उनसे कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं जो अलग-अलग यौगिकों से बनी होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें यानी कि कार्बनिक यौगिक की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऐसे ऐसे यौगिक जिनमें मुख्य रूप से कार्बन और सामान्यतः हाइड्रोजन तथा कभी-कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि होते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि अगर कोई यौगिक कार्बनिक है, तो या तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही, उसके साथ-साथ में कभी-कभी ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है और सल्फर भी हो सकती है और फास्फोरस भी हो सकती है। यानी कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है, तो उसे ही हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं और यह हमें मिलता कहाँ है अधिकतर? तो यह जो कार्बनिक यौगिक है यह जीवित प्राणियों जैसे पौधे, जानवर, मानव से बने या उनसे जुड़े होते हैं।
यानी जो कार्बनिक यौगिक हैं या जीवित प्राणियों में जैसे पौधे जीवित हैं, जानवर जीवित हैं, मानव जीवित हैं, उनसे जुड़े या उनसे बने होते हैं। अगर हम अगर हम इनके गुणधर्म की बात करें, कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म की बात करें, तो अधिकतर ज्वलनशील होते हैं, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो अधिकतर ज्वलनशील होते हैं, तभी तो वह ईंधन का काम करते हैं, तो अधिकतर ज्वलनशील होते हैं। पानी में कम घुलनशील घुलनशील परंतु जो कार्बनिक विलायकों में, यानी कि एल्कोहल, ईथर में घुलनशील होते हैं। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह जल में तो कम घुलनशील होते हैं, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे एल्कोहल, ईथर, इनमें पूरी तरह घुलनशील होते हैं। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनकी जटिल संरचना यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। और जो इनका बंधन होता है यानी कि बॉन्ड होता है वह सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट बंधन से बने होते हैं, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह सहसंयोजक बंधन यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। उबालने और गलने का तापमान प्रायः कम होता है, तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें उबालने और गलाने या गलने का तापमान प्रायः कम होता है। उन्हें थोड़े से ही ऊष्मा या ऊर्जा देने पर वह उबलने लगते हैं और थोड़ी सी ही ऊष्मा देने पर वह गल जाते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें कार्बनिक यौगिकों की, तो मीथेन, जैसे कि यहाँ पर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन आपको मिल जाए तो 100% वहाँ पर कार्बनिक यौगिक लगा देना, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी पहचान करनी है, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में भी बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन है तो वह यौगिक 100% कार्बनिक यौगिक है। लेकिन कभी-कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन है तो वह 100% कार्बनिक यौगिक है। और इसका एक अलग से जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो इसका कार्बन का एक अलग ही चैप्टर बन गया है, क्योंकि कार्बन ने इतने अधिक यौगिक बनाए कि इसका वैज्ञानिकों को एक अलग ही चैप्टर बनाना पड़ा। तो उसे हम जब उसका समय आएगा तो उसके समय पर हम उसको पूर्णतः विस्तार से पढ़ेंगे, इसके जितने भी प्रकार हैं। पहले हम इसके उदाहरण को देखते हैं, उसके बाद प्रकार को देखेंगे। जैसे ग्लूकोज है तो ऊर्जा का स्रोत है, वसा है तो ऊर्जा संचय करता है यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा को रोक के रखता है। और जो एसिटिक अम्ल है एसिटिक अम्ल है यह सिरके सिरके में पाया जाता है। और एथेनॉल है यह एल्कोहल में पाया जाता है। जैसे हम यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, डीएनए में कार्बनिक अम्ल होता है। ये CH4 मीथेन तो ये 100% ही है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन साथ में है। एथेनॉल भी कार्बनिक है और बेंजीन भी कार्बनिक है। लेकिन यहाँ पर इसको कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्यतः अकार्बनिक में रखा जाता है, लेकिन कभी-कभी इसे कार्बनिक में भी गिन लिया जाता है, लेकिन इसका जो मुख्य होता है, मुख्यतः इसे अकार्बनिक में ही रखा जाता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये अपवाद के रूप में ताकि आपको समझा सकूँ। तो जो मुख्यतः रखा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से कार्बनिक यौगिक से जब भी क्वेश्चन आता है CO2 में एग्जामिनर फँसाने का बहुत प्रयास करता है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि इन निम्नलिखित में से अकार्बनिक यौगिक कौन-सा है? तो उसमें 3 तो दे देंगे कार्बन के और उसके साथ-साथ में CO2 को भी दे देंगे। तो CO2 को देखकर बच्चे ये सोचेंगे कि CO2 में यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है तो ये भी कार्बनिक है। तो बच्चे यहाँ भ्रमित हो जाते हैं कि ये तो चारों के चारों ऑप्शन में कार्बन दे दिया। तो आपको वहाँ पर ये लगाना है कि जैसे क्वेश्चन आया निम्नलिखित में से अकार्बनिक कौन है? तो आपको वहाँ CO2 को अकार्बनिक लगाना है, क्योंकि इसको मुख्यतः अकार्बनिक यौगिक में ही गिना जाता है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा था कि ताकि आप लोगों को इसे अपवाद के रूप में समझा सकूँ। लेकिन कभी-कभी इसे
कार्बनिक में भी गिन लिया जाता है क्योंकि इसमें कार्बन भी है, लेकिन मुख्यतः इसे अकार्बनिक में ही गिना जाता है। चलिए अब हम इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो जो कार्बनिक यौगिक हैं, इसमें सबसे पहला प्रकार होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का अर्थ ही है कि हाइड्रोजन और कार्बन साथ में होते हैं, तो वही हाइड्रोकार्बन है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन जैसे कि लिखा भी है, जैसे CH4 मीथेन, मीथेन यही हाइड्रोकार्बन है। और यह सभी ईंधन के रूप में हमारे प्रयोग में आते हैं। अगला है कार्बोहाइड्रेट। ये सभी कार्बनिक यौगिक के प्रकार हैं। इनको जब हम कार्बन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, वहाँ इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जैसे इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये भी कार्बनिक यौगिक का प्रकार है। वसा भी कार्बनिक यौगिक का प्रकार है, जो ऊर्जा का स्रोत है। प्रोटीन भी का प्रोटीन भी कार्बनिक यौगिक का प्रकार है, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है और शरीर निर्माण में सहायक होता है। कार्बनिक अम्ल जैसे कि एसिटिक अम्ल, ये सभी कार्बनिक यौगिक के प्रकार हैं। अगला हम इसके उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका प्रयोग ईंधन के रूप में जैसे पेट्रोल, डीजल, LPG, मीथेन, इसमें सभी में कार्बनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का। दवाइयाँ जैसे पेनिसिलिन, विटामिन आदि कार्बनिक यौगिकों से बनाई जाती हैं। प्लास्टिक जैसे नायलॉन, डाई, पेंट आदि कार्बनिक यौगिकों से बनाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले हम अगर अकार्बनिक यौगिक की परिभाषा देखते हैं, तो परिभाषा ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन का प्रमुख स्थान नहीं होता है। जैसा कि हमने वहां पर पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का स्थान मुख्यतः होता है, लेकिन कार्बन का मुख्य होता है। लेकिन अकार्बनिक यौगिक में कार्बन का प्रमुख स्थान नहीं होता है, या जो जीवित जीवित प्राणियों से नहीं नहीं बल्कि खनिज यानी मिनरल्स, पृथ्वी, वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब इसे समझिए आप। तो ऐसे ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन का प्रमुख स्थान नहीं होता है, या जो जीवित प्राणियों से नहीं बल्कि खनिज यानी मिनरल्स से या पृथ्वी वायुमंडल से हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जबकि जो कार्बनिक यौगिक थे, वह हमें जीवित प्राणियों जैसे पेड़ पौधे, मानव, इनसे इनसे जुड़े हुए मिलते थे। जैसे उदाहरण देखें हम अकार्बनिक यौगिक के, तो पानी H2O, इसमें कार्बन तो नहीं है, तो यह अकार्बनिक यौगिक है जो कि जीवन का आधार है। नमक यानी NaCl, इसमें भी कार्बन नहीं है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ सी तो है, तो ये कार्बन वाला सी नहीं है, यह क्लोरीन वाला सी है। जो क्लोरीन को हम लिखते हैं ना Cl, तो ये क्लोरीन वाला सी है, कार्बन वाला सी नहीं है। और जैसा आप यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोराइड अम्ल देख सकते हैं, तो यहाँ भी सी है, तो ये क्लोरीन वाला सी है, कार्बन वाला सी नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, क्षार, कैल्शियम कार्बोनेट, COCA3। लेकिन आप यहाँ तो सोचेंगे कि यहाँ तो है कार्बन, तो यहाँ भी वही कहानी है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में थी, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर कार्बन रहता है। तो यहाँ भी थोड़ी सी मात्रा में कार्बन रहता है, इसलिए इसे भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह अकार्बनिक यौगिक में गिना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर, या इसे ही संगमरमर कहते हैं। जैसा आप चित्र में भी देख सकते हैं, NaCl, सेल्ट यानी नमक, वाटर यानी पानी, ये सभी अकार्बनिक यौगिक हैं। अब इसके हम गुणधर्म की बात करें, तो प्राय प्राय सरल संरचना होती है,
अधिकांश पानी में घुलनशील होते हैं। आयनिक या सहसंयोजक कोवैलेंट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि वह कार्बनिक यौगिक की जो संरचना थी वह जटिल थी, लेकिन अकार्बनिक यौगिक की संरचना यहाँ सरल होती है। वह जल में जल में घुलन जल में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं थे, लेकिन ये अकार्बनिक यौगिक जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, यानी कि जल में अधिकांश पानी में घुलनशील होते हैं। पूर्ण रूप से तो ये अकार्बनिक भी नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश होते हैं। लेकिन जो कार्बनिक यौगिक थे वह जो कार्बनिक विलायक थे उनमें पूर्ण रूप से घुलनशील थे। और यह अकार्बनिक यौगिक या सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंधन हो सकते हैं, यानी कि जो अकार्बनिक यौगिक है इनमें आयनिक बंध भी हो सकता है और सहसंयोजक बंध भी हो सकता है, यानी दोनों प्रकार के बंध हो सकते हैं। लेकिन कार्बनिक यौगिक में केवल सहसंयोजक बंध हो सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। अधिकतर का गलनांक और क्वथनांक ऊंचा होता है। तो वहाँ जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो कार्बनिक यौगिक है उसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, यानी निम्न होता है। जबकि जो ये अकार्बनिक यौगिक हैं इनका गलनांक और क्वथनांक ऊंचा यानी कि अधिक होता है। बिजली का संचालन करने वाले कंडक्टर हो सकते हैं, यानी कि जो अकार्बनिक यौगिक हैं या बिजली का संचालन करने वाले यानी अपने अंदर से बिजली गुजार सकते गुजार सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी गुजारते हैं, लेकिन कोई कुछ-कुछ अकार्बनिक यौगिक अपने अंदर से बिजली गुजार सकते हैं। अगर हम प्रकार की बात करें तो लवण एक अकार्बनिक यौगिक है जिसमें NaCl साधारण नमक है, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्साइड्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को अकार्बनिक यौगिक में गिना जाता है, यहाँ आपने देख भी लिया। H2O पानी और कैल्शियम ऑक्साइड ये सभी अकार्बनिक यौगिक हैं। अगर अम्ल की बात करें यानी कि अकार्बनिक अम्ल अम्ल की बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह अकार्बनिक यौगिक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल यह भी अकार्बनिक अम्ल है। अगर हम क्षार की बात करें यानी कि बेस की बात करें तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सभी अकार्बनिक यौगिक हैं। अगर हम खनिज यानी मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर और Fe2O3 यानी लोह अयस्क ये सभी अकार्बनिक यौगिक हैं। अगर हम उपयोग की बात अकार्बनिक यौगिक के उपयोग की बात करें यानी कि यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें यानी उपयोग की बात करें तो भोजन में नमक यानी कि NaCl का उपयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने में या उर्वरक के उपयोग में अमोनिया, सल्फेट या यूरिया, निर्माण के लिए सीमेंट, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकेट ऑक्साइड और कांच के लिए सिलिकेट ऑक्साइड। जल जल शोधन के लिए क्लोरीन या फिटकरी का उपयोग किया जाता है। औषधियाँ यानी कि दवाइयों में MgOH का होल्टोइड यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, यानी कि जब भी हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम MgOH जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसे हम आम भाषा में इनो जो हमारे गांव में किराना स्टोर पर जो इनो मिलती है ये उसमें यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्टोआई यही रहता है। तो जब हम उसे पीते हैं तो वह हमारे पेट में अम्ल रहता है और वह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बना देते हैं और हमारे पेट की एसिडिटी खत्म हो जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर तो दिए गए हैं बिंदु, और यहाँ पर कार्बनिक यौगिक और यहाँ पर अकार्बनिक यौगिक। बिंदु यानी कि क्या क्या अंतर देखेंगे। तो मुख्य तत्व, तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, जैसा कि हमने परिभाषा के समय ही देखा था। जो अकार्बनिक यौगिक हैं इनमें कार्बन नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत कम कम मात्रा में कार्बन है, इसलिए उन्हें अकार्बनिक यौगिक में रखा जाता है। अगर स्रोत की बात करें तो कार्बनिक यौगिक जीवित प्राणी, पौधे, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, गैस आदि। और अगर अकार्बनिक यौगिक की बात करें तो यह खनिज पृथ्वी की परत वायुमंडल में पाए जाते हैं। अगर संरचना की बात करें तो कार्बनिक यौगिक की संरचना जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स और बड़ी अणु संरचना होती है, जबकि जो अकार्बनिक यौगिक है इनकी जो संरचना होती है सरल यानी सिंपल संरचना होती है। अगर बंधन यानी कि बॉन्ड की बात करें तो कार्बनिक यौगिक मुख्यतः सहसंयोजक यानी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो अकार्बनिक यौगिक हैं यह आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि जो अकार्बनिक यौगिक हैं वह आयनिक यौगिक भी हो सकते हैं और सहसंयोजक और यौगिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक केवल सहसंयोजक यौगिक ही हो सकते हैं। अगर घुलनशीलता की बात करें तो पानी में कम घुलनशील होते हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में यानी एल्कोहल ईथर में घुलते हैं, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वह पानी में कम घुलनशील होते हैं लेकिन एल्कोहल और ईथर ईथर में घुलते हैं। जो अकार्बनिक यौगिक हैं वह पानी में अधिकतर घुलनशील होते हैं। अगर ज्वलनशीलता की बात करें तो प्रायः ज्वलनशील होते हैं, जैसे पेट्रोल गैस, यानी कि अगर जो कार्बनिक यौगिक हैं वह बहुत बहुत अधिक ज्वलनशील होते हैं, तभी तो वह ईंधन का काम करते हैं, जैसे पेट्रोल गैस। और जो अकार्बनिक यौगिक हैं अधिकतर ज्वलनशील नहीं होते हैं। अगर गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो जो कार्बनिक यौगिक है इनका गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः कम होता है, वहीं अकार्बनिक में यौगिक का गलनांक और क्वथनांक देखें तो सामान्यतः अधिक होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो मीथेन कार्बनिक यौगिक है, ग्लूकोज भी कार्बनिक यौगिक है, एसिटिक अम्ल भी कार्बनिक यौगिक है। और अगर अकार्बनिक यौगिकों के उदाहरणों की बात करें तो पानी H2O कार्बनिक यौगिक है, नमक NaCl कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अकार्बनिक यौगिक है, और कैल्शियम कार्बोनेट यह भी अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन की थोड़ी सी मात्रा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें कार्बन नहीं होता है या बहुत कम होता है। और अगर उपयोग की बात करें तो कार्बनिक यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में, भोजन के रूप में, औषधियों के रूप में, प्लास्टिक के रूप में, डाई के रूप में किया जाता है। अगर अकार्बनिक यौगिक के उपयोग की बात करें तो नमक के रूप में, उर्वरक के रूप में, सीमेंट के रूप में, जल शोधन के रूप में और औषधियाँ बनाने में किया जाता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो कार्बनिक यौगिक मुख्यतः जीवित प्राणियों और कार्बन आधारित पदार्थों से जुड़े होते हैं, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वह जीवित प्राणियों और कार्बन आधारित पदार्थों से जुड़े होते हैं, जबकि जो अकार्बनिक यौगिक हैं वह खनिजों और पृथ्वी प्रकृति के भौतिक स्रोतों से जुड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि पहले हम इन सभी पॉइंट को विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद इन्हीं पॉइंटों से संबंधित 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
तो यहाँ मैंने जितनी बार ये पूछे गए ये सभी वर्ष को तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन अभी हाल-फिलहाल में 2, 4, 5 साल के इर्द-गिर्द में आई हुई वर्षों को मैंने इसमें शामिल किया है और साथ में परीक्षाओं का नाम भी शामिल किया है कि किस परीक्षा में पूछा गया है। तो हमारा प्रश्न नंबर पहला कहता है कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व कार्बन होता है, जैसा कि जब हम विस्तार में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था। तो यह जो प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है, यानी कि जिसमें कार्बन नहीं है। तो ग्लूकोज में कार्बन होता है, यूरिया में भी कार्बन होता है, कि सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक NaCl में कार्बन नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, क्योंकि आप यहाँ देख भी सकते हैं यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का कहीं नामो निशान नहीं है। ये जो सी है इसमें, ये इसमें क्लोरीन का सी है, ना कि कार्बन का। तो हमारा राइट आंसर NaCl हो जाएगा। यह प्रश्न एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। ये तो हर कोई जवाब दे सकता है कि जब कार्बनिक यौगिक का अध्ययन है तो कार्बनिक रसायन कहलाएगा। तो यह है राइट आंसर ऑप्शन बी। कार्बन रसायन नहीं कहलाएगा, कार्बनिक रसायन कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बनिक रसायन। तो यह प्रश्न हमारा एमपी व्यापम ग्रुप 2 2022 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बनिक नहीं है? तो इसमें CH4 मीथेन कार्बनिक यौगिक है, लेकिन NaCO3 सोडियम कार्बोनेट यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम थोड़ी सी मात्रा में कार्बन होने पर वह अकार्बनिक यौगिक में गिना जाता है, जैसा कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट देखा था। उसी प्रकार से हमारा सोडियम कार्बोनेट भी अकार्बनिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। यह प्रश्न हमारा यूपीएससी CDS 2020 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न 5 है कार्बनिक यौगिकों का पहला कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो जो कार्बनिक यौगिक हैं इनका पहला कृत्रिम संश्लेषण यानी कि पहली बार कृत्रिम रूप से किसने बनाया था? तो वह बनाया था वोहलर ने, ऑप्शन बी। यानी कि पहली बार कार्बन कार्बन से कार्बनिक यौगिक मानव द्वारा बनाया गया था, वह वोहलर द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यह प्रश्न हमारा एमपीपीएससी 2019 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6, वोहलर ने कौन सा यौगिक बनाया था? तो वोहलर ने पहली बार यूरिया बनाया था, ऑप्शन ए। यानी कि वोहलर द्वारा पहली बार कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया गया था, ऑप्शन ए। यह प्रश्न हमारा एमपी व्यापम 2021 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7, अकार्बनिक यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो अकार्बनिक यौगिकों में सामान्यतः आयनिक आयनिक बंध पाया जाता है, ऑप्शन ए। जैसा कि हमने जब हम अंतर पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था और जब परिभाषा पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था। तो जो अकार्बनिक यौगिक हैं उनमें सामान्यतः आयनिक आयनिक बंध पाया जाता है, ऑप्शन बी। यह प्रश्न हमारा एसएससी CGL 2022 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8, कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत है वह है जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जैसे
कच्चा तेल, कोयला, ये सभी जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो इसमें आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो यही कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन। यह प्रश्न हमारा एमपीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, कार्बनिक यौगिकों का सामान्यतः। तो कार्बनिक यौगिकों का सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वह सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि जल में नहीं घुलते हैं। यह प्रश्न हमारा रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10, अकार्बनिक यौगिकों का उदाहरण कौन सा है? तो अकार्बनिक यौगिकों का उदाहरण हमें ऑप्शन ए पर ही मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यही हमारा अकार्बनिक है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह प्रश्न हमारा एमपी पुलिस 2021 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पर CH4 यानी कि मीथेन है, वह हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन वह होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन साथ में होता है। हम इसको विस्तार से भी पढ़ेंगे जब हम कार्बन एवं कार्बन की पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, वहां पर इन हाइड्रोकार्बन को और कार्बनिक यौगिक के सभी पॉइंट को विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब उसकी जगह आएगी तभी, क्योंकि मैं इस एनसीईआरटी फाउंडेशन के सभी विषयों को इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि बिल्कुल आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है और कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है, यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, और इन्हीं 3 पॉइंट से संबंधित मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से सभी विषय के सभी यूनिट को जितने भी पार्ट में बने, इसी प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट बना के और उन्हीं पॉइंट से जो जो उन पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए इसी प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और इस पर आपको हमेशा फ्री शिक्षा मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा CH4, यानी कि मीथेन में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो यह एक हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन बी। और यह प्रश्न हमारा SSC जेई 2020 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है 12, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का संयोजकता मान सामान्यतः कितना होता है? तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का संयोजकता मान सामान्यतः 4 होता है, ऑप्शन डी। सामान्यतः 4 होता है। अब 4 होता है इसीलिए कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है, क्योंकि कार्बन कोई भी अगर आपने अष्टक नियम पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी तत्व अपनी अंतिम कक्षा में 8 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो अपनी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में यानी कि अंतिम कक्षा में 4 होते हैं। तो 4 यह दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। इस प्रकार से अगर 4 दे देगा तो इसकी जो कक्षा है पहली उसमें 2 पूरे हैं तो वह शांत हो जाएगा, और अगर 4 ले भी लेता है तो इसकी दूसरी कक्षा में 8 हो जाएंगे तब भी यह शांत हो जाएगा। इसीलिए कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है, क्योंकि यह चेन भी बना सकता है, श्रृंखला भी बना सकता है, इसकी अपरूप भी होते हैं। इसलिए जब कार्बन को हम सेपरेट पढ़ेंगे तब इन सभी पॉइंट को पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर संयोजकता के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। और यह प्रश्न हमारा है, यह प्रश्न हमारा एमपी व्यापम 2023 में पूछा गया है, यानी एमपी व्यापम ग्रुप 4 में 2023 में पूछा गया है। और अगर आपने
इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर जाकर वहां मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है सभी विषय की, तो वहां पर आप NCERT फाउंडेशन रसायन विज्ञान के नाम से प्ले लिस्ट में जाकर सभी इससे पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपको केवल 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए नहीं है, यह आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने, जैसा कि यहाँ पर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 20 क्वेश्चन रखे हैं, तो वो अब इस 3 पॉइंट से मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं, तो उसकी नींव आप सोचिए कितनी मजबूत होगी, क्योंकि ये मुख्य मुख्य प्रश्न लिए हैं मैंने जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर 6वीं से 12वीं तक भी कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैंने विस्तार से सिलेबस पढ़ाया, तो यह सभी के लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल है? तो इसमें अकार्बनिक अम्ल है कि जिसमें कार्बन ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कार्बन नहीं है, ऑप्शन बी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यह प्रश्न हमारा यूपीएससी CAPF 2021 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14, कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध प्रमुख होता है? तो कार्बनिक यौगिकों में, जैसा कि जब हम अंतर पढ़ रहे थे विस्तार से तब भी हमने पढ़ा था, और जब परिभाषा पढ़ रहे थे तब भी परिभाषा के नीचे दिया गया था कि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध होता है, जब हम उसकी विशेषताएं पढ़ रहे थे। तो कार्बनिक यौगिकों में प्रमुखता सहसंयोजक बंध प्रमुख होता है। कौन सा बंध प्रमुख होता है? तो सहसंयोजक बंध होता है, ऑप्शन बी। और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2022 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15, अकार्बनिक यौगिकों में सामान्यतः क्या नहीं पाया जाता है? तो अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, क्योंकि जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाएगा तो स्वाभाविक है कि वह कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। तो अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कार्बन और हाइड्रोजन बंध। यह प्रश्न हमारा SSC GD 2020 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16, मीथेन यानी कि CH4 क्या है? तो इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो मीथेन हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर, मीथेन हाइड्रोकार्बन है। यह प्रश्न हमारा MPPSC 2021 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, कौन सा यौगिक अकार्बनिक गैस है? तो यहाँ हमें अकार्बनिक गैस ढूंढना है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड अकार्बनिक गैस। जैसा कि मैंने आपको वहाँ अपवाद के रूप में भी बार बार समझाया था कि कभी भी CO2 को आप कार्बनिक में नहीं गिनना, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मात्रा कार्बन की होती है, इसलिए इसे अकार्बनिक गैस के रूप में गिना जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए CO2। और यह प्रश्न हमारा UPSC NDA 2019 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18, कार्बनिक यौगिकों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बनिक यौगिक ये ज्वलनशील होते हैं, यह कथन सत्य है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक ज्वलनशील होते हैं, इसीलिए वह ईंधन का कार्य करते हैं, ऑप्शन ए। और यह प्रश्न हमारा MP व्यापम 2022 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है, यानी कि जिसमें कार्बन ना हो?
तो एथेनॉल में कार्बन भी है, हाइड्रोजन है, या तो 100% कार्बनिक है। Na2SO4 यह कार्बनिक यौगिक नहीं है क्योंकि इसमें कहीं भी कार्बन नहीं है। तो यह सोडियम सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है। यह प्रश्न हमारा एसएससी सीपीयू 2021 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 20 और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। कार्बनिक यौगिक सामान्यतः किस प्रकार के विलायकों में घुलनशील होते हैं? तो जैसा कि हमने वहां पढ़ा भी था कि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक जैसे कि बेंजीन, एल्कोहल, ईथर आदि में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन बी ऑप्शन बी और यह प्रश्न हमारा एमपीपीएससी 2023 में पूछा गया है। चलिए तो आज हमने एनसीईआरटी फाउंडेशन रसायन विज्ञान की यूनिट 1 पदार्थ की प्रकृति के अंतर्गत पार्ट 3 यौगिक को कंप्लीट किया। जैसा कि हमने पार्ट पहले में पदार्थ का परिचय पढ़ा था, पदार्थ क्या है यह पढ़ा था, और साथ में पदार्थ को दो भागों में बांटा था, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक वर्गीकरण को कंप्लीट किया था, और रासायनिक वर्गीकरण को हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा था, जिसमें रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा था, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो दूसरे वीडियो में हमने शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटते थे, तत्व और यौगिक। तो दूसरे वीडियो में हमने तत्व को कंप्लीट किया था, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु को कंप्लीट किया था। और आज के इस तीसरे वीडियो में हमने पढ़ा शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत यौगिक, और यौगिक के अंतर्गत हमने कार्बनिक और अकार्बनिक को कंप्लीट किया। अब हमारा केवल जो रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा था, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, तो हमने शुद्ध पदार्थ को कंप्लीट कर लिया। अब बचा है हमारा अशुद्ध पदार्थ, जिसमें हम पढ़ेंगे मिश्रण। तो मिश्रण को भी हम इसी प्रकार से विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर आपने वह पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां पर आप प्ले लिस्ट में चले जाएं। वहां पर मैंने एनसीईआरटी रसायन विज्ञान के नाम से प्ले लिस्ट बनाई है, वहां जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो इससे भी अच्छे नोट्स बना के मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊंगा। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट को इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।